हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन जो है आपका कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जो ऋतुचर्या है उसको। तो ऋतुचर्या के अंतर्गत आपका जो है जो शिशिर ऋतुचर्या है वहां तक हमने देख लिया था। आज की क्लास में अपन बात करेंगे वसंत ऋतुचर्या के विषय में। तो वसंत ऋतुचर्या में सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हिंदी का कौन सा माह आता है। तो चैत्र और वैशाख का जो माह चलता रहता है ना, वो आपका रहता है वसंत ऋतुचर्या। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले तो ये बताया गया, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था शिशिर ऋतुचर्या। तो शिशिर ऋतु में क्या होता है, ठंड का प्रभाव रहता है, और ठंड के समय क्या होता है कि शिशिर ऋतु में कफ जो होता है, जो कफ दोष होता है वो क्या होता है, वो संचित होता जाता है। अब ये संचय हो रहा है किसमें, शिशिर ऋतु में। जब वसंत आता है ना, तो क्या होता है, जो सूर्य की जो किरणें होती है वो बहुत तेज हो जाती है। जो सूर्य की किरणें हैं वो तेज हो जाती है, तो ये जो कफ जो संचित हुआ रहता है, ये क्या होता है, पिघलने लगता है। अब जब ये कफ जो है, संचित हुआ जो कफ है, वो जब पिघलने लगता है, तो क्या करेगा, जठराग्नि को ये क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो जठराग्नि को नष्ट कर देगा, और नाना प्रकार के जो कफज रोग हैं, इनको क्या कर देता है, ये उत्पन्न कर देते हैं। तो शिशिर ऋतुचर्या में बताया गया है कि ये संचित जो कफ है, वो क्या करते हैं, मेनली कफ जो है वो संचित होता है शिशिर ऋतु में। और वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों के कारण जो है पिघल करके जठराग्नि को नष्ट कर देते हैं, तथा नाना प्रकार के जो कफ जन्य जो रोग हैं उनको उत्पन्न करते हैं। इसलिए वसंत ऋतु में कफ को, इसलिए जो वसंत ऋतु होते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, कफ को निकालना है तो वमन जो है वो कर्म के द्वारा निकाला जाता है। तो वमन होता क्या है, तो वमन एक प्रकार का, देखो, सर्दी, आगे चल करके दो चीजों को मैं बता देता हूँ। सॉरी, थोड़ा स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, सुधार रहा हूँ, एक मिनट। तो जो वमन है और एक होता है आपका सर्दी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीज है। कभी भी आपको पूछा जाए वमन क्या होता है और सर्दी क्या होता है, तो दोनों अलग अलग है। दोनों का मतलब वोमिटिंग होता है, ठीक है, दोनों का मतलब वोमिटिंग होता है। लेकिन सर्दी आपका नॉर्मल वोमिटिंग होता है, जबकि वमन क्या होता है, आप किसी पेशेंट को प्रॉपर मेडिसिन दे रहे हो और उसके बाद में उसको जब वोमिटिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वमन। ये पंचकर्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मुख्य रूप से जो वमन होता है वो किसकी चिकित्सा है, किसका ट्रीटमेंट है, तो जो कफ दोष होता है उसका ट्रीटमेंट है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, कि वमन जो होता है वो किसका है, कफ दोष का ट्रीटमेंट है। तो इसी वजह से कफ दोष अब पिघल रहे हैं, ठीक है, तो वो नाना प्रकार के रोग जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। इसी वजह से अपन क्या करेंगे, कफ को निकालने के लिए अब शरीर से वमन क्रिया कराएंगे, जिसमें वो अपन औषधि दे करके पेशेंट को वोमिटिंग कराते हैं। जिससे क्या होता है, जो वमन क्रिया के द्वारा जो कफ होता है वो शीघ्रता से दूर हो जाता है। और कफ नाशक आहार विहार कराएंगे। कफ नाशक आहार विहार मतलब जो कफ को नष्ट कर दे, ऐसे आहार विहार, ऐसे आहार यानी कि भोजन, विहार मतलब ऐसे काम को करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो कफ नाशक आहार विहार का प्रयोग करने के विषय में यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि तीक्ष्ण वमन व नस्य आदि कर्म करना चाहिए। साथ ही साथ लघु व रुक्ष भोजन का प्रयोग करना है। तो तीक्ष्ण वमन कराना है यानी कि वोमिटिंग कराना है, ठीक है, तीक्ष्ण औषधियों का दे करके। नस्य मतलब नासा औषधि से नस्य अपन देना है, इसके नासा मार्ग से, सॉरी, जो नस्य है वो देना है। साथ ही साथ लघु व रुक्ष भोजन देना है। कैसे देना है, लघु जो लाइट हो, तथा क्या हो, रुक्ष हो, इस प्रकार का जो भोजन है, ठीक है, वो अपने को कराना है। साथ ही साथ व्यायाम, उपटन व पाद अभ्यंग है ये, थोड़ा सुधार लेना है इसको, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, अभ्यंग है, ठीक है। तो पाद अभ्यंग के द्वारा ये जब करते हैं, व्यायाम करा रहे हैं, उपटन करा रहे हैं, ठीक है। उपटन मतलब जैसे कि आप पाउडर वगैरह लगाते हो, ठीक है, तो उसी प्रकार से राख वगैरह लगाना चाहिए। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करना चाहिए। और पाद अभ्यंग मतलब पैरों में मसाज करना चाहिए। जब आप ये सभी चीजें करते हो तो बढ़ा हुआ जो कफ होता है ना, वो शीघ्रता से दूर हो जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, ठीक है, नस्य करा लिए, वमन करा लिए, रुक्ष लघु भोजन करा लिए, साथ ही साथ व्यायाम, उपटन और पाद अभ्यंग करा लिए, तो इसके वजह वजह से जो बढ़ा हुआ कफ है वो तो नष्ट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया इसके बाद में स्नान करके कर्पूर, अगरू, चंदन व कुसुम का लेप लगाना चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, स्नान करके शरीर के ऊपर कर्पूर हो गया जो सुगंधित चीज है, जैसे कर्पूर हो गया, चंदन हो गया, अगरू हो गया, कुसुम्ब हो गया, इन सभी का क्या करेंगे, शरीर के ऊपर लेप लगा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके अलावा पुराना यौ यानी कि गेहूं, मधु तथा जंगल प्राणियों के तुल्य मांस का सेवन कराना चाहिए। तो ये चीज भी यहाँ पे याद रखना कि पुराना जो यौ है यानी कि जौ है, तथा गेहूं, मधुर तथा जांगल जो प्राणी है उसके तुल्य मांस का सेवन कराने के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। तो ये चीज को भी अच्छे से याद रखना। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया है कि प्रिय द्वारा चख करके प्रिय के अधर से स्पर्श
स्पर्श से सुगंधित प्रियाल, ठीक है, सॉरी प्रिया, प्रिया के द्वारा चक करके, प्रिय के द्वारा अधर से स्पर्श तथा सुगंधित प्रिय के कमल नेत्रों से देख कर, देखा गया, प्रसन्न मन से बना बना हुआ तथा आम्र रस से मिश्रित, रुचिकर दोष रहित, आसव अरिष्ट का व इच्छु का व द्राक्षा रस से बना हुआ मधु का, इनका जो है प्रयोग करने के विषय में बताया गया। तो ये चीज को यहाँ पे आप ये वाला लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट इसका मीनिंग समझा देता हूँ। क्या होता है प्रिय द्वारा चेक करके, मतलब जो आपको पसंद करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मम्मी पापा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो जो है आपको अच्छा चीज ही देंगे, तो उनके द्वारा चक करके प्रिय के अधर से स्पर्श किया हुआ सुगंधित प्रिय व कमल नेत्र को, कमल नेत्रों से देख करके देखा गया, वह प्रसन्न मन से बना हुआ, प्रसन्न मन से क्या है बना हुआ, आम्र रस से मिश्रित, रुचिकर तथा दोष रहित, कौन सा, आसव व अरिष्ट का व इच्छु रस का व द्राक्षा से, इनका जो है सेवन करना है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज बताया गया है, पर्टिकुलरली इतना लाइन भी अगर नहीं लिखोगे, यहाँ से आपको याद रखना है कि दोष रहित, आसव अरिष्ट इच्छु रस द्राक्षा, इनसे बना हुआ जो मधु है, इसका प्रयोग करना है, इनको मधु में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं, तथा मधु से बना हुआ जो अदरक रस है वह चंदन है, इसको जल आदि में मिला करके इसको स्वाद अनुसार पीना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। आसवरिष्ट आपने सुना भी होगा, ठीक है, इच्छु रस मतलब गन्ने के रस को बोला जाता है, द्राक्षा, ठीक है, इसके अलावा आपका मधु मतलब आपका जो हनी है उसको बोला गया। इसमें मिला करके अपन क्या है, अदरक जो होता है उसके रस में चंदन जल वगैरह मिला करके इनका सेवन करना चाहिए, ये यहाँ पे आपका बताया गया। तो पर्टिकुलरली इतना बस याद रखना है आपको कि दोष रहित होना चाहिए, वो रुचिकारक होना चाहिए, ये आशा वरिष्ठ जो आप सेवन करोगे वो, ठीक है। और मधु में इसमें अपन थोड़ा बहुत हनी डाल देंगे और थोड़ा स्वाद बढ़ जाए, इस वजह से अदरक, चंदन, इनका जो जल है इनको मिश्रित करके अपने को जो आपको टेस्ट के अनुसार आप कम ज्यादा करके पी सकते हो, ये यहाँ पे आपको बताएगी, इनका सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ बोला गया है कि दक्षिण दिशा की वायु से शीतल चारों ओर से जल प्रवाह युक्त, ठीक है, तो क्या बोला गया है, जो दक्षिण दिशा है उस दिशा से क्या होता है, वायु जो होता है वो उसकी जो शीतलता है वो चारों ओर से जल के प्रवाह युक्त तथा धूप के द्वार से युक्त, मणि निर्मित फर्श से योग्य भूमि से युक्त, विभिन्न प्रकार के पुष्पों एवं वृक्षों से सुगंधित, वनों में विभिन्न प्रकार की सभाओं और कथाओं के साथ मध्यम काल सुखपूर्वक बिताना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो दक्षिण दिशा है उसकी जो वायु होती है वो क्या होता है, शीतलता की वजह से चारों ओर फैल जाती है तथा जल में भी प्रवाहित हो जाती है। इस वजह से धूप द्वार से युक्त मणि निर्मित जो फर्श है, ठीक है, जो धूप द्वार से यानी कि थोड़ा गर्मी वाला जो आपका मणि वाला जो फर्श है वहां पे योग्य भूमि में विभिन्न प्रकार के क्या करना है इस ऋतु में, पुष्प हो गया, ठीक है, तथा वृक्ष के सुगंधित, वन के विभिन्न प्रकार के सभाओं तथा कथाओं के साथ में मध्यम काल में सुख पूर्वक, मतलब जो जिंदगी है वो कैसे बिताना है, तो इनके बीच में ही बिताना है, ऐसा बोला गया है। एक तो आपको क्या है, दक्षिण दिशा की जो वायु है पूर्ण रूप से क्या होती है, शीतलता चारों ओर फैल जाती है, जल जो है वो उसका प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से क्या है, धूप द्वार से युक्त जो मणि वग्र निर्मित है वो फर्श है, ऐसी भूमि पे आपको रहना है। विभिन्न प्रकार के जो पुष्प है या वृक्ष के सुगंधित जो वन है वहां पे आपको रहना है। वहां पे आपको सभाएं करना है, मतलब सेमिनार वगैरह करना है, या फिर वहां पे कथा वगैरह का अगर पाठन हो रहा है, ठीक है, तो उनको सुनना है, ठीक है, मध्यम काल में जो है सुखपूर्वक इनको सुनते हुए आपका जो जीवन है वो बीतना चाहिए, ये यहाँ पे आपका बोला गया है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पे कि दक्षिण दिशा की जो वायु हो पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई है, सभी जगह फैल गई है, जल का प्रवाह भी यहाँ पे आपका हो रहा है, ठीक है, जो आपका नदी है उसमें। तो इस वजह से इस प्रकार की अवस्था में क्या है, आपको जो धूप द्वार से युक्त जो मणि निर्मित जो आपका भूमि है वहां पे रहना है। विभिन्न प्रकार के पुष्प वृक्षों से जो युक्त जो वन है वहां पे आपको जो सभा है सेमिनार है वो करना है, वह कथाओं का सुनना है, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा नोट पॉइंट में क्या बताया गया है, तो नोट पॉइंट में बोला गया है कि गुरु शीतल स्निग्ध अम्ल मधुर आहार को तथा दिवशयन को त्याग देना चाहिए। तो गुरु शीतल स्निग्ध अम्ल मधुर आहार को व दिवशयन को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु चर्या के विषय में। तो ग्रीष्म ऋतु चर्या में क्या बताया गया है, तो जो ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु आपको पता है ज्येष्ठ और आषाढ़ का जो माह होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, जो आपका गर्मी का समय होता है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें बताई गई है, तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है अपनी तीक्ष्ण किरणों से, तीक्ष्ण मतलब बहुत ज्यादा तेज रहती है इसकी जो किरणें, आपको पता है गर्मी के समय में कैसा धूप, सॉरी धूप जो है आपको लगता है, तो ग्रीष्म जो ऋतु होता है उसमें सूर्य की जो किरण होती है वो आपको धूप लगता है। तो यही चीज को बोला गया है कि तीक्ष्ण किरणों से संसार का जो स्नेह अंश होता है,
उसको क्या कर देते हैं, यानी कि नमी जो होता है उसको शोषण कर लेते हैं। इसी वजह से आप देखोगे कि गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा प्यास लगता है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, आपके शरीर का जो स्नेह अंश है, ठीक है, जो नमी है उसका शोषण कर रहे हैं। शोषण मतलब अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे प्रतिदिन, जिससे दिन प्रतिदिन जो शरीर है उसमें जो जलीय अंश है उसका क्षय होता जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो नमी है या जल है, जलीय अंश है, उसका दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा, क्षय होता जाएगा, कम होता जाएगा। तथा वात दोष जो है वो बढ़ते जाएंगे, उनका वृद्धि होने लगती है। इसलिए क्या करना है, इसलिए इस ऋतु में लवण कटु अम्ल रसों का तथा व्यायाम और धूपन आदि का जो है सेवन त्याग कर देना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे आपका बताया गया है कि इस ऋतु में लवण कटु अम्ल ये रस जो है तथा व्यायाम और धूप इनका जो है सेवन त्याग कर देना चाहिए। ये ग्रीष्म ऋतु में बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य जो होता है अपने तीक्ष्ण किरणों से संसार का जो नमी होता है स्नेह अंश है उसका शोषण करता है, अब्जॉर्ब करता है। जिससे दिन प्रतिदिन क्या होता है, जो शरीर का जो जलीय अंश है, ठीक है, लिक्विड पार्ट है, वो क्षय होता जाएगा और वात दोषों की वृद्धि होती जाएगी। इस वजह से इस ऋतु में क्या है, लवण कटु और अम्ल रसों का तथा इस ऋतु में क्या है, अम्ल लवण कटुरस इनका सेवन नहीं करना है। ये आपको याद रखना है कि इनका सेवन नहीं करना है, ठीक है। और व्यायाम तथा धूप का सेवन त्याग देना चाहिए। तो ये सभी चीजें त्याग दे रहे हो तो क्या चीजें करनी चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में क्या चीजें करनी चाहिए उसको अपन देख लेते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो करने योग्य कर्म ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि ग्रीष्म ऋतु में मधुर लघु व स्निग्ध। तो मधुर मतलब मीठा, ठीक है, लघु मतलब लाइट, स्निग्ध मतलब लुब्रिकेटेड, व शीतल, ठीक है, यानी कि ठंडा, व द्रव्य युक्त आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, कैसा होता है, स्वीट होता है, ठीक है, लाइट भी होता है, हल्का सा थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, ठंडा होता है, ठीक है, और कैसा होता है, थोड़ा सा लिक्विड युक्त भी होता है। तो ये जो है आपका क्या है, इस प्रकार के जो द्रव्य है उसका सेवन करना है। तो ऐसे करके याद रखना, ठीक है, कि ग्रीष्म ऋतु में ठंडे के समय में खाते हो ना आइसक्रीम। इसके अलावा शीतल जल से स्नान करना है। तो ठंडा जो जल है ना गर्मी में उससे स्नान करना है। साथ ही साथ शर्करा मिश्रित मतलब जो आपका शक्कर से मिला हुआ जो सत्तू होता है उसका सेवन करना चाहिए। तो शर्करा मिला हुआ सत्तू का सेवन करना है। साथ ही साथ मद्यपान नहीं करना चाहिए, मतलब अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो मद्यपान इसमें निषेध बताए गए हैं। यदि करना भी है, अगर कोई अल्कोहल पी भी रहे हैं, मद्य का पान कर रहा है, तो उसमें क्या है, अल्प क्या करेंगे, थोड़ी मात्रा में लेकर के उसमें अधिक मात्रा में जल मिला करके उसे पीना है। अगर आप क्या है मद्यपान भी कर रहे हो ग्रीष्म ऋतु में, तो उस कंडीशन में पहले तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया कि नहीं करना है। लेकिन अगर कर भी रहे हो उस कंडीशन में बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें जल मिलाएंगे, फिर उसका पान करना है। इसके अलावा अन्यथा क्रूरता, शैथिल्यता तथा दह, मोह ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे कि क्रूरता मतलब जैसे कि शरीर में क्या है, शोषण हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सूख जाएगा शरीर अगर आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा मद्यपान कर रहे हो बिना पानी मिलाए हुए। शैथिल्यता मतलब जो धातुएं होंगी वो शिथिल हो जाएंगे, ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे। इसके अलावा दह होगा, दह मतलब जलन होगा शरीर में। मोह होगा यानी कि मूर्छा होगी, ठीक है, मोह मतलब एक प्रकार का बेहोश हो जाएगा जो व्यक्ति है वो, अगर इस प्रकार से मद्य का सेवन नहीं किया तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज को भी याद रखना। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपका बोला गया है मोगरा एवं चंदन के समान श्वेत शाली धान्य। क्या बोला गया है, जो मोगरा का फूल आपने देखा होगा, मोगरा एक क्या है, आपका फ्लावर का ही प्रकार है। तथा चंदन के समान, चंदन जैसा रहता है, ठीक है, उसके समान श्वेत शाली धान्य के भाग को जंगल व मांस रस के साथ खाना चाहिए। तो क्या बोला गया है, मोगरा चंदन के समान श्वेत शाली धान्य के भाग को जंगल मांस रस के साथ में खाना चाहिए। वह पतले मांस रस को पीना चाहिए, वह पतला जो मांस रस है उसका सेवन करना चाहिए, ठीक है। मांस रस मतलब जो मांस रस होता है वो सिमिलर सी बात है, ठीक है, जो मांस खाते हैं वही वाला मांस रस। इसके अलावा नए मिट्टी के पात्र में रखे हुए रसाल जो होता है, रसाल एक प्रकार का क्या होता है आपका द्रव्य का नाम है, ठीक है, या फिर राग, राग मतलब रायता होता है। इसके अलावा सड़ाव यानी कि खांड, ये जो है खट्टे या मधुर रस का जो घोल है वो पीना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया कि जो मिट्टी का पात्र है उसमें रखा हुआ रसाल हो गया या राग हो गया, ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा है कि औषधियों के ही नाम है, आप औषधि नहीं बोल सकते, खाने वाली चीजों के ही नाम है, जैसे कि आपका दही वगैरह रहता है ना उसी टाइप से है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है खट्टे व मधुर रस का जो घोल है वो सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ पानक हो गया या फिर पंचशाक,
पंचसारक जो केला होते हैं, एवं जो नारियल का जो ये बोल सकते हैं टुकड़े से युक्त, तथा अम्ल पदार्थों के साथ मिला करके मिट्टी की सीपियों में पानी मिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि मिट्टी की सीपियों में अपने को पानी मिला करके उनका प्रयोग करना है। साथ ही साथ बोला गया है कर्पूर युक्त जो शीतल जल है उसको पीना चाहिए, तो कर्पूर युक्त जो शीतल जल है उसका पान करना है। साथ ही साथ जो चंद्र है और तारे हैं उसकी शीतलता शीतल हुई वह भैंस के दूध को शर्करा में मिला करके पीना है। तो ये चीज बोला गया है कि रात को अपने को चंद्रमा और जो तारे हैं उनके शीतल किरणों से जो ठंडा हुआ है ऐसा भैंस का दूध को उसमें शक्कर मिला करके पीने के विषय में बताया गया है। तो ये चीज को भी यहाँ पे याद रखना, ये इस प्रकार का जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका किया गया है करके। साथ ही साथ बड़े बड़े जो आपका साल है या ताड़ है, ठीक है, ये वृक्ष के प्रकार है। ठीक है, जो साल का वृक्ष होता है या ताड़ का वृक्ष होता है, इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं। इसके अलावा अंगूर के गुच्छे से सुशोभित लताओं वाले वनों में अथवा सुगंधित शीतल जल में जल से भीगी हुई जो पर्दे होते हैं, तथा आम के पत्तों के केले के पत्तों और खिले हुए कमल के पुष्प से युक्त जो सैया है उसके ऊपर विश्राम करना है। तो किस प्रकार की सैया पे विश्राम करना है, ये चीज याद रखना कि बड़े बड़े जो साल हो गए, ठीक है, या ताड़ हो गए इसके वृक्ष के, या फिर अंगूर के गुच्छे के सुशोभित जो लताएं हैं वो वाली हो गई, ठीक है, या सुगंधित जो शीतल जल है उसमें भीगी हुई जो पर्दे हैं, तथा आम के जो पत्ते हैं या केले के पत्ते हैं इनसे, या खिली हुई जो पुष्प है, ठीक है, कमल का पुष्प है उससे युक्त जो आपको सैया है, ठीक है, उसके पत्तों से युक्त जो सैया है उसके ऊपर क्या करना है, सोना है, विश्राम करना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। साथ ही साथ चंद्र चंद्र किरणों से व्याप्त मकान, यानी कि जहाँ पे क्या है चंद्रमा की जो आपका जो मून है उसकी पूरी किरणें प्रॉपर पड़ रही है, इस प्रकार का मकान हो गया या छत हो गया, इस पर बैठने से धीरे धीरे चलते जो फवारे होते हैं, जब आप बैठोगे, ठीक है, तो क्या होता है हल्का हल्का रात के समय में क्या होता है जो फवारे निकलते रहती है, ठंडी हवा चलती रहती है से, तथा तोता मैना व बालक के मनोहर मधुर बोलियों से वह कंगन पहने हुए कमल की सुंदर चलती फिरती शरीर का शरीर पर चंदन का लेप लगाना चाहिए। मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में क्या करना है, अपने को चंदन का लेप लगाना है कि जहाँ पे चंद्रमा की किरणों से व्याप्त मकान हो, ठीक है, आप बैठे हुए हो तो वहां पे फुहारे लग रहे हो, ठीक है, साथ ही साथ आवाज कैसे आ रहे हो, तो तोता हो गया, मैना हो गया, या बालक है, ठीक है, छोटा बालक भी बोलता है, बहुत अच्छा लगता है, तो मधुर बोली बोलेंगे, अच्छा लगता है इस वजह से। तो इस ये सब चीज है। साथ ही साथ उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, जो चंदन आदि जो है उसका जो लेप है वो लगाने के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। इसके बाद में आपका बताया गया है कि सुगंधित माला का धारण करते हुए प्रिय स्त्री तथा स्वस्थ मन से किया गया जो मैथुन कार्य होते हैं वो ग्रीष्म काल को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज बताया गया है। ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन जो थकावट वगैरह उत्पन्न हुआ रहता है, तो इस प्रकार का अगर आप काम करते हो तो वो क्या है, ग्रीष्मकालीन जो थकावट है उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो बात करते हैं वर्षा ऋतुचर्या के विषय में। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतुचर्या कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे मैं इस नोट्स का पासवर्ड भी आप लोगों को बता रहा हूँ। पासवर्ड जो रहेगा वो रहेगा आपका A3S3। ठीक है, ये इसका पासवर्ड रहेगा। एज इट इज आपको टाइप करना है तो ये PDF आपको ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो वर्षा ऋतुचर्या के विषय में बात करते हैं। तो सावन और जो भादो का जो माह होता है वो आपका वर्षा ऋतुचर्या के अंतर्गत आता है। तो अदान काल के प्रभाव से शरीर में मंद हुई जो जठराग्नि है, ठीक है, तो अदान काल के प्रभाव के वजह से क्या होता है, शरीर का जो जठराग्नि होता है वो कैसा हो जाया रहता है, मंद हो जाया रहता है। वो क्या होता है वर्षा ऋतु में प्रकोपित जो वात आदि दोष है, ठीक है, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है वात आदि जो दोष है वो प्रकोपित हो जाते हैं, जिससे और अधिक मंद हो जाती है। तो क्या हो रहा है, पहले से ऑलरेडी आदान काल के प्रभाव की वजह से जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो मंद हुई है, लेकिन वर्षा ऋतु में और क्या होता है वात का और प्रकोप होता है। वात जो दोष है उसका प्रकोप होने की वजह से ये जो पहले से मंद थी, पहले एक थी, वो आपका क्या हो गया, दो चार हो गया, ठीक है, तीन चार हो गया, और अधिक मंद हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। इसके अलावा वर्षा ऋतु में जल के जल से भरे जो बादल है उससे तुषा युक्त शीतल जल वायु के सहसा चलने से, ठीक है, तो बोला गया है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, जल से भरा हुआ जो बादल होता है, आपको दिखाई देगा वर्षा ऋतु में ऐसा ही होता है, जो बादलें होती हैं, आसमान होता है, वो जल से भरा हुआ होता है। तुष युक्त शीतल जल, तुष युक्त मतलब एक प्रकार का ऐसा बोल सकते हैं, अ, तुष क्या होता है, एक प्रकार का जो
फुहारे होते हैं उसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनसे शीतल जो वायु है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे बारिश होगा, ठीक है, तो उस दौरान जो अब आपको वायु निकलेगा, ठीक है, ठंडी हवा जब जो है वो भी चलता है। इसके सहसा चलने की वजह से क्या होता है, जो भूमि है उसकी उठी हुई जो वाष्प है उससे जठराग्नि और मंद हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका क्या है, अब बादलें छाई हुई है, अब बादल छाई हुए हैं, तो जो बारिश की जो बूंद होती है उसको अपन तूष बोलेंगे, ठीक है। जो ओस की बूंद होती है एक हिसाब से उसको बोलेंगे। तो इसके वजह से क्या है, शीतल जो वायु है, ठीक है, वो आपका चलेगा। अब शीतल वायु जब चलेगा तो तूष के बूंद के कारण भूमि जो है वो ठंडी हो जाएगी। अब जो भूमि ठंडी होगी तो उस वाष्प के कारण जो जठराग्नि है वो और मंद हो जाती है। इस प्रकार का यहाँ पे बताया गया है। तथा आहार के अम्ल पाकीय होने से जो आपका भोजन है वो कैसा होता है, उसका जो पाक होता है, डाइजेशन जो होता है, वो अम्ल रस के समान होता है। अम्ल पाकीय होने की वजह से दूषित जल के सेवन करने से, साथ ही साथ क्या है, आहार अम्ल पाकी है और दूषित जो जल है, जो जल है वो भी क्या हो गया है यहाँ पे, आप देखो बारिश के समय जो जल भी होता है वो थोड़ा दूषित हो जाता है। तो दूषित जल है अगर उसका भी सेवन करने से, तथा काल के स्वभाव से, स्वभाव रूप से, स्वाभाविक रूप से जो काल का प्रभाव पड़ रहा है वर्षा ऋतु में उसके कारण भी जो वात दोष है वो प्रकोपित होते हैं। तो 3 रीजन बताए गए हैं। क्या क्या रीजन बताए गए हैं, 4 रीजन बात मान के चलो। पहला आपका तूष की वजह से शीतल किरणें आपका चल रही है, इसके वजह से, सॉरी, आपका इसके वजह से क्या हो रहा है, आपका जो वात है वो प्रकोपित हो रहे हैं। भोजन का अम्लपाक हो रहा है, इस वजह से वात प्रकोपित हो रहे हैं। जल दूषित हो रहा है, उसका सेवन करने से वजह से वात प्रकोपित हो रहा है। और स्वभाव से आपका जो है वात प्रकोपित हो रहा है। तो इन सभी की वजह से वात आदि जो दोष होते हैं परस्पर एक दूसरे से दूषित होने के कारण होने लगते हैं। और इसलिए क्या होता है, वर्षा ऋतु में ऐसी विधियों का पालन करना चाहिए जो सभी दोषों के अनुकूल विशेष रूप से हो, ठीक है। तो मतलब ऐसे विधियों का पालन करना है वर्षा ऋतु में, ऐसे काम को करना है जो क्या है सभी दोषों को प्रकोपित न करे या वात दोषों को स्पेशली प्रकोप न करे। इस प्रकार की विधियों का पालन करना है। विशेष रूप से क्या करना चाहिए, तो जो दीपनीय आहार है, क्योंकि अग्नि क्या हो गई है, मंद हो गई है, ठीक है, डाइजेस्टिव फायर क्या हो गया है, धीमा हो गया है, आप पाचन प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से देखोगे कि बारिश के टाइम में डायरिया बहुत होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, पेशेंट आपको दिख भी जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या देते हैं अपन लोग, दीपनीय आहार देते हैं। क्या दीपनीय आहार, दीपनीय आहार का मतलब क्या समझते हो, तो ऐसे आहार जो डाइजेस्टिव फायर को बढ़ा दे, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, दीपनीय आहार बोलेंगे। तो दीपनीय आहार का सेवन कराना चाहिए। साथ ही साथ वर्षा ऋतु में संशोधन के बाद में निरूह वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो वर्षा ऋतु में जब संशोधन करा लिए उसके बाद में क्या है, जो निरूह वस्ती है उसके प्रयोग करने के विषय में बताया गया है। साथ ही साथ और क्या काम कराना है, तो साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया है, जो पुराना साली धान्य होता है, ठीक है, जो पुराना साली धान्य है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसको जो है छौक लगा करके, ठीक है, जो साली धान्य है उसका हल्का सा जैसे फोड़न देते हैं ना, छौक लगाकर, छौक लगी हुई जो मांस, इसका प्रयोग करना है, ठीक है। साली धान्य को छौक लगी हुई जो आपकी साली धान्य है उसका प्रयोग करना है। जो मांस रस है उसमें कौन सा मांस रस, जो जंगल मांस रस है उसका प्रयोग करेंगे, जंगल प्राणियों का जो मांस रस होते हैं। पुराना जो अल्कोहल है, मद्य है, उसका पान कराना है। पुराना जो अरिष्ट है उसका प्रचुर मात्रा में क्या करेंगे, अच्छे से बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, पुराना अरिष्ट में काला नमक मिला करके, अथवा क्या करेंगे, पंचकोल जो होता है, ठीक है, एक प्रकार की औषधि है पंचकोल, तो उसका चूर्ण मिला करके दधी और मस्तु, दधी मस्तु मतलब दही के पानी के साथ में, या फिर अंतरिक्ष जल में, या कुआं का जो जल होता है, या फिर जो आपका शीत शीत जल होता है, ठीक है, इसके साथ में सेवन करना चाहिए। यानी कि ठंडा जो जल है उसके साथ में इसका सेवन करने के विषय में बताया गया है। तो ये चीज याद रखना कि पुराना जो शाली धान्य है उसको छौंक लगा करके उसका सेवन करना है। मांस रस या जंगल मांस रस का सेवन करना है, पुरान मध्य का सेवन करना है। पुराना रिष्ट को प्रचुर मात्रा में काला नमक मिला करके उसका सेवन करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, पंचकोल का जो चूर्ण है उसमें मिश्री, दधी मस्तु, या अंतरिक्ष जल, या फिर कुएं का जल, अब ये भी अवेलेबल नहीं है तो ठंडा जल जो है वो उसके साथ मिला करके सेवन करने के विषय में बताया गया वर्षा ऋतुचर्या में। इसके अलावा अत्यंत वायु व वर्षा वाले दिनों में अम्ल लवण तथा स्नेह से युक्त, अच्छी तरह से सूखे हुए व मधु मिश्रित, मधु मतलब हनी मिश्रित, हल्का जो आहार है, ठीक है, वो सेवन करना चाहिए। तो ये चीज भी याद रखना कि वर्षा ऋतुचर्या के अंतर्गत बताया गया है कि अत्यंत जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी लग रहा है, बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार का ठंडी नहीं बोल सकते, वात बढ़ा हुआ है, वहां पे हवा ज्यादा है चल रही है, ठीक है, वायु का प्रकोप है, बहुत ज्यादा वर्षा वाला जब दिन है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, अम्ल लवण तथा स्नेह से युक्त, स्नेह मतलब आपके चतुर्विधि स्नेह घृत तैल वसम मज्जा आता है, ठीक है, वैसे लुब्रिकेट युक्त, उनसे मिश्रित युक्त मतलब वही घृत तैल वसम मज्जा से युक्त, ठीक है। क्या करना है, अच्छी तरह से जो सूखा हुआ हो
उसमें क्या है, मधु मिश्रित हल्का सा जो आहार है, ठीक है, अच्छे तरह से जो सूखा आहार है उसमें हल्का सा क्या करेंगे, हनी मिला करके, मधु मिला करके उसका सेवन करने के विषय में बताया गया है वर्षा ऋतु में। तो ये चीज को याद रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा ऋतु में सदैव वाहन से ही चलते हैं, ठीक है, तो क्या है, आपके पास गाड़ी वगैरह है तो उसी से ही चलना चाहिए, किसमें, वर्षा ऋतु में, अर्थात पैदल नहीं चलना चाहिए। सदैव क्या करना है, सुगंधित जो द्रव्य है तथा जो धूप वस्त्र है उसको धारण करना चाहिए। तो सदैव क्या करना है, जो आपको सुगंधित जो द्रव्य है जैसे कि आपका चंदन वगैरह हो गया, तथा धूपित जो वस्त्र वस्त्र है, ठीक है, उसको धारण करना है। धूपित वस्त्र मतलब आयरन किए हुए जो कपड़ा वगैरह है वो धारण करना है, क्योंकि सूखा कपड़ा एक हिसाब से वो धारण करना है। क्योंकि क्या होगा, गर्मी ठंडी जो बारिश का समय रहता है उसमें कीटाणु वगैरह या फंगल वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इसी वजह से आपको प्रॉपर इसी प्रकार के वस्त्र का धारण करना है। धूपित वस्त्र मतलब एक प्रकार से आयरन किया हुआ सूखा वस्त्र हो गया। फिर पृथ्वी से निकलने वाले जो वाष्प होते हैं वो शीतल तथा वर्षा की फुहारों से रहित मकान की छत पर निवास करे। तो मतलब ये बोला गया है कि ऐसा स्थान पे आपको रहना है जहाँ पे क्या है, पृथ्वी से निकलने वाला जो वाष्प है, ठीक है, नीचे से भी निकलता है ना वाष्प, वो क्या है, शीत हो, तथा वर्षा का जो फुहारे हैं, कई बार होता है किसी के घर में सीपेज मारता रहता है, तो उस प्रकार का नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार से इन सभी चीजों से रहित जो मकान है वहां पे निवास करना चाहिए। वह नदी का जो जल है उसमें सत्तू घोल करके धूप सेवन व दीवा शयन व श्रम का त्याग कर देना चाहिए। तो नदी का जो जल है उसमें सत्तू घोल करके धूप सेवन, दीवा शयन व श्रम का त्याग कर देना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका वर्षा ऋतुचर्या और ग्रीष्म ऋतुचर्या की हमने आज फिनिश कर दिया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें आपका इसका फाइनल पार्ट देखेंगे, और ऋतुचर्या जो कंप्लीट करते हुए आपका जो हंसोदक है, ठीक है, और जो आपका ऋतु संधि है, दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अपन देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।